Okay, so I was talking about voltage reflection coefficient, gamma, and I'm defining it. It is the ratio of reflected voltage wave to the incident voltage wave. So it is the ratio of reflected voltage wave to the incident voltage wave. अब जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिजल्ट था वो था V नॉट माइनस डिवाइडेड बाय V नॉट प्लस. सो इसको हम, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव है, ये आपके पास इंसिडेंट वोल्टेज वेव है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें कि गैमा है, और गैमा किसके बराबर आ रहा था? जेड एल माइनस जेड नॉट जेड एल प्लस जेड. सो नाउ वी नो कि जो हमने सर्किट अज्यूम किया हुआ था कि हमारे पास Z इक्वल टू 0 पे लोड है ZL, ट्रांसमिशन लाइन की अपनी करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z नॉट है. तो यहाँ से जब सिग्नल आएगा और इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, और वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है. अब वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा वो हम इससे फाइंड करेंगे. सो ZL हमें गिवन होगा, Z नॉट गिवन होगा. सो यूजिंग दिस वी विल बी एबल टू टेल के सिग्नल का कितना पोर्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. और दूसरा हमारे पास ये रिजल्ट भी आ गया, इसको भी हम यूज कर सकते हैं. अब हम कह सकते हैं कि वी नॉट माइनस को हम लिख सकते हैं एज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद वी नॉट प्लस. सो दिस इज अनदर रिजल्ट दैट वी कैन यूज. कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे? हमारे पास जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट की जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो ये वी नॉट प्लस e power minus j beta z plus v naught minus e plus j beta z. नाउ वी नो कि ये जो v नॉट माइनस है, v नॉट माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? gamma times v नॉट प्लस. So this can be replaced by gamma v naught plus, and then v naught plus can be taken as common. So v naught plus को अगर हम कॉमन ले लें, सो वोल्टेज की एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी नॉट प्लस मैंने कॉमन ले लिया. सो व्हाट विल बी लेफ्ट? ई पावर माइनस जे बीटा जेड प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ई पावर प्लस जे बीटा जेड. So this is another way to write down voltage, total voltage को हम in terms of reflection coefficient भी define कर सकते हैं. And in a similar manner, जो करंट, टोटल करंट का जो सोल्यूशन हमने लिखा था, in this form, so we can replace this v naught, we can replace this v naught minus by z naught. v naught की जगह अगेन हम ये यूज कर सकते हैं, और फिर v naught प्लस को हम कॉमन ले लेंगे. सो फाइनली करंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v नॉट प्लस बाय z नॉट e पावर माइनस जे बीटा z minus gamma e plus j beta z. So this is another form
ऑफ टोटल वोल्टेज। सो ऑफ कोर्स हमने ओरिजिनली ये एक्सप्रेशन डिराइव की थी, लेकिन अब हमें पता है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Why it's important to write down the original voltage and current equations in terms of reflection coefficient, because this reflection coefficient is going to be an important parameter for uh, microwave circuits. The point is, मैं इसको इस फिनोमिना की बात कर रहा हूँ। So जब ZL Z0 के बराबर नहीं होगा, so जब यहाँ से इंसिडेंट वेव आएगी, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमारे पास एक और वेव भी जनरेट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड वेव। Now on this transmission line, you have two waves, one traveling in this direction, which is the forward wave or incident wave, and another wave traveling in this direction, it's called backward wave or reflected wave. So now at any point on this transmission line, you will have to consider the superposition of incident and reflected wave. And what is going to happen when incident wave traveling in this direction, reflected wave traveling in this direction, they will interfere with one another. They will, at some points, they will interfere constructively. At some points, they will interfere destructively. And as a result, there will be standing waves formed. ठीक है, तो मैं basically इस चीज को कि इन दोनों से क्या बन जाएगा, standing waves. So standing waves कब बनेंगी, जब आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि इंसिडेंट वेव भी होगी, रिफ्लेक्टेड वेव भी होगी। एज अ रिजल्ट स्टैंडिंग वेव्स। नाउ स्टैंडिंग वेव्स आर अनडिजायरेबल। एज अ माइक्रोवेव इंजीनियर यू विल नेवर वांट कि आपके ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर या आपके सर्किट के ऊपर स्टैंडिंग वेव्स बने। और स्टैंडिंग वेव्स बनने की रीजन क्या है कि आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ZL Z0 के इक्वल नहीं है। लेट्स फाइंड आउट कि अगर मैं ZL को Z0 के बराबर कर लूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इफ, या फिर इसको मैं इस तरह इंटरप्रेट कर लेता हूं कि अगर मैं कहूं कि आई डोंट वांट एनी रिफ्लेक्शन टू हैपन, आई वांट कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट दिस पोजीशन इट्स ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0, तो 0 होने के लिए न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर 0 कब होगा? जब ZL Z0 के बराबर होगा। सो it means in order to fulfill this requirement, ZL must be equal to Z0. Whenever you have this situation, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको हम कहते हैं मैच्ड कंडीशन। और यहाँ पे जो आपके पास सिचुएशन है कि ये इसके 0 के बराबर नहीं है और जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव्स बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं मिसमैच कंडीशन। मिसमैच्ड कंडीशन। और इसका दूसरा वो अगर आप देखें कि ये वोल्टेज पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी? इट विल बी सिंपली V0 प्लस ई पावर माइनस बीटा जेड। और टोटल करंट किसके बराबर हो जाएगी? V0 प्लस बाय Z0 ई पावर माइनस जे बीटा जेड। यू कैन चेक इट आउट। टोटल वोल्टेज की एक्सप्रेशन हमने डिफाइन की हुई है। जब ये गामा 0 हो जाएगा तो दिस होल टर्म विल कैंसिल आउट, यू विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस पोर्शन। When reflection coefficient is 0, this whole term will cancel out, you will end up with this, and you can clearly see
मैथमेटिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड वेव को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड वेव को. सो देयर इज नो बैकवर्ड वेव व्हेनेवर you have this situation, and this is what you will always try to achieve in any microwave circuit. हमारा गोल हमेशा यही होगा कि रिफ्लेक्शन को हमने जीरो करना है, ताकि ये कंडीशन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लोड ट्रांसमिशन लाइन के साथ मैच्ड, ताकि हमारे पास सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट वोल्टेज वेव हो, इंसिडेंट करंट वेव. ठीक हो. नाउ रिलेटेड टू दिस डिस्कशन हम एक और पैरामीटर भी डिफाइन कर लेते हैं. सो अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस वन, अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन मैच नहीं है तो इंसिडेंट वेव भी है, रिफ्लेक्टेड वेव भी है. सो इन दैट केस वी विल बी इंटरेस्टेड कि ट्रांसमिशन लोड को कितनी पावर मिल रही है. ठीक है, हाउ मच पावर इज ट्रांसफर टू द लोड. ओके, सो I have shared the attendance link for today's lecture in the chat window, so you people can mark your attendance for today's lecture. So time average power flow along the line at any point, says that. सो अगर हमने एवरेज पावर फ्लो फाइंड करना है, सो वी नो कि हमें ये एक्सप्रेशन यूज करनी है 1/2 real part of voltage phasor multiplied with the conjugate of voltage phasor. जैसे सेम थिंग जिसको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पॉइंटिंग वेक्टर का नाम दिया था. ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे. इसमें क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है ये फेजर्स हैं, तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग देम, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो रियल पार्ट हमने लिया हुआ है. Now all you need to do is this is something which is straightforward, so I don't want to spend too much time कि आपने क्या करना है कि जो वोल्टेज की एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की है, अगेन ये वाली एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन, जिसमें हमने गेमा को यूज किया हुआ. तो ये आपके पास वोल्टेज की एक्सप्रेशन है और ये आपके पास करंट की एक्सप्रेशन. इन दोनों को आपने ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले इसका कंजुगेट लेना है. सो यू पीपल ऑलरेडी नो कि कंजुगेट लेने से क्या हो जाएगा, ये ई प्लस हो जाएगा और ये ई माइनस हो जाएगा. तो वंस यू डू दिस, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर फाइनली इसका आपने रियल पार्ट फाइंड करना. ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेप में आपको बता देता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा. सो यू विल गेट दिस थिंग. So this will give you this thing. Now we are going to take the real of this. So ये जो दो terms हैं, they are going to be imaginary. ठीक है, अगर आप इसको देखें, ये इसका कंजुगेट है. जैसे लेट्स अज्यूम कि ये अगर a है तो ये a कंजुगेट है. ठीक है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी इमेजनरी. इसका मतलब है कि जब आप इसका रियल पार्ट लेंगे तो रियल पार्ट सिर्फ ये रह जाएगा और ये रह जाएगा. सो पावर, एवरेज पावर आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 V naught plus square divided by Z naught, and you will be left only with 1 minus reflection coefficient square. So this is
magnitude square. Now, it's very important to see an interesting result, and that is कि जो ट्रांसमिशन लाइन पे एवरेज पावर फ्लो हो रहा है वो इसके बराबर है एंड यू कैन सी कि एवरेज पावर कितना है इट्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस पैरामीटर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड यू कैन सी द माइनस साइन ओवर हियर ठीक है सो अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो ये पावर क्या होगा कम होगी एवरेज पावर कम होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावर जो है वापस आ रही है अगर ये सिचुएशन अचीव हो जाए मैच कंडीशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो हो जाए और वो कैसे होगी जब ZL Z0 के बराबर हो जाएगा तो ये पैरामीटर ये जीरो हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस मच विच मीन्स कि सिर्फ आपके पास पावर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और मैक्सिमम पावर आपके पास आएगी ठीक है सो यू कैन सी कि इम्पिडेंस मैचिंग जो है वो पावर फ्लो के लिए कितनी ज़रूरी है ठीक है सो when reflection is zero average power will be simply this much. So you can say this is maximum power. Maximum power delivered to the load. So as a microwave engineer, if you want to transfer maximum power to the load, you need to make sure that your circuit is matched. Okay. Now we are going to introduce two important parameters which are very much related to reflection coefficient. Okay. Someone is telling me कि attendance link काम नहीं कर रहा है जी. What about other students? Anyone can confirm कि आप लोग में से किसी ने attendance link use किया है और ये काम कर रहा है? यस सर काम कर रहा है ओके जी अरशद अली जी इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है ठीक है okay so there are two parameters that I want to introduce and one that is return loss जिसको हम abbreviated form में लिखते हैं R. In microwave engineering, this is a very common parameter, especially अगर आप एंटेना पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो एंटेना फील्ड में भी इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एंटेना का रिटर्न लॉस कितना है ठीक है तो इसको हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं कि रिटर्न लॉस है क्या चीज़ रिटर्न लॉस को हम डिफाइन करते हैं कि हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ कि रिटर्न लॉस इज इक्वल टू -20 log of course log of 10 of magnitude of reflection coefficient और ये of course आपके पास dPs में आएगा so reflection coefficient जो हमारा पैरामीटर है ठीक है इसको अगर आप log में कन्वर्ट करें log 20 लें और फिर इसके साथ 20 सॉरी log 10 लेके 20 के साथ मल्टीप्लाई करें इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं रिटर्न लॉस अब इसकी रेंज अगर आप देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज है अगर हमारा सर्किट मैच होगा ठीक है तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट वैल्यूज लेता हूँ अगर तो हमारा सर्किट मैच हो तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो होगा और जब आप log 10 ऑफ जीरो लेंगे तो आपके पास इंफिनिटी आएगा तो इसका मतलब है कि इस केस में रिटर्न लॉस आपके पास आएगा -इंफिनिटी डी और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू क्या है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है एग्जैक्टली 1 के बराबर इफ यू रिमेंबर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हमने कैसे डिफाइन किया था it is the ratio of reflected wave divided by incident wave ratio of reflected by incident so of course reflected wave incident से ज्यादा तो नहीं हो सकती मैक्सिमम क्या हो सकता है कि reflected wave is exactly equal to incident इसके केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब 1 होगा तो इस केस में when you take the log 10 of 1 you get 0 तो इस केस में रिटर्न लॉस की वैल्यू क्या आएगी 0 दी सो रिटर्न लॉस की जो रेंज है
it varies from 0 dB to minus infinity dB. And now you know कि अगर रिटर्न लॉस 0 है, इसका मतलब है कि आपका सर्किट टोटली मिसमैच, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है। जितना भी सिग्नल आप लोड की तरफ भेज रहे थे, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिटर्न लॉस अगर 0 dB के करीब करीब होगा, इसका मतलब है कि आपका सर्किट मिसमैच की तरफ जा रहा है। और जितना ये 0 से कम होगा, तो 0 से कम होने का मतलब है कि ये माइनस की तरफ जाएगा। जितना ये माइनस की तरफ जाएगा, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 1 से कम होते होते 0 की तरफ जा रही है। और जब ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, तो आपके पास रिटर्न लॉस माइनस विच विल बी अ वेरी वेरी, आप कह सकते हैं, लार्ज नंबर इन नेगेटिव फॉर्म। तो जितना डीबी में नेगेटिव डीबी की तरफ आप जाते जाएंगे, जितना रिटर्न लॉस की वैल्यू नेगेटिव डीबी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि आपका सर्किट मिसमैच से मैच की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव दिस आइडिया कि ये रिटर्न लॉस क्या है। ठीक है, ऑफ कोर्स सम पीपल कंफ्यूज इट कि ये अगर हम कह रहे हैं कि ये लॉस है, और अगर लॉस 0 dB है, इसका मतलब है कि कोई लॉस नहीं है। बट यू कैन क्लियरली सी कि रिटर्न लॉस 0 का मतलब है कि सारा का सारा सिग्नल लॉस हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0, सॉरी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 के बराबर है। जितना भी सिग्नल आपने लोड की तरफ भेजा था, वो सारा का सारा सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 जो है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू डीबी, रिटर्न लॉस की फॉर्म में 0 dB आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस, अगर आप लॉस के साथ रिलेट करेंगे तो 0 dB का मतलब है कि मैक्सिमम लॉस, और जितना ये माइनस dB की तरफ तक जाएगा, हम कहेंगे कि लॉस कम होता जा रहा है। सो मेक श्योर दैट यू clarify this point. Now, the other parameter that I want to introduce is known as voltage standing wave ratio. Voltage standing wave ratio, जिसको abbreviated form में हम कहते हैं VSWR. VSWR, it is an abbreviation of voltage standing wave ratio. अब ये क्या चीज है, इसको हम डिफाइन करते हैं फॉर्मली विथ हमारे पास जो वोल्टेज, वोल्टेज के लिए हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव की हुई है, V नॉट प्लस e power minus j beta z plus reflection coefficient e plus j beta z. So in terms of reflection coefficient, ये हमारे पास वोल्टेज, टोटल वोल्टेज की एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें से मैं ई पावर माइनस जे बीटा जेड को कॉमन ले लेता हूँ। So e power minus j beta z is taken out. So we are left with 1 plus reflection coefficient, और ये हो जाएगा e plus j 2 beta z. अब इसका आप मैग्नीट्यूड ले लें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, इट इज ऑफ कोर्स यू कैन क्लियरली सी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं इसका। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ई प्लस जे 2 बीटा जेड। तो 2 वर्टिकल लाइंस मैं यूज कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड हम लिखिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। नाउ वन अदर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज कि ये जो आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, जनरली जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
generally complex quantity. So generally complex quantity होगी, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका फेज भी होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करें। जो हमने वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफाइन किया था, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव, जनरली जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड भी है फेज। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ बाय इट्स इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका जो फेज है ये हम इसके साथ लिख लेते हैं। सो वी एंड अप विद थीटा प्लस 2 बीटा जेड मैग्नीट्यूड। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो मैग्नीट्यूड की एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, आई एम इंटरेस्टेड कि ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। सो v नॉट प्लस इज अ कांस्टेंट, 1 इज अ कांस्टेंट, सो इट मींस के जो मैग्नीट्यूड में जो वेरिएशन आ रही है उसमें मेन रोल जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्ले कर रहा है, जिसमें आपको z नजर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स z चेंज होगा, z चेंज होने का मतलब है कि हम ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट पोजीशंस पे ट्रैवल कर पॉइंट आउट कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, हम ट्रांसमिशन लाइन को हमेशा z एक्सिस के अलोंग शो करते हैं। तो अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स पे होंगे तो z चेंज होगा, जब z चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। माय क्वेश्चन इज कि किस जगह पे मैक्सिमम होगा। सो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू वी जस्ट रिमेंबर कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, ई रेज़ टू पावर जे समथिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। तो जब ये +1 होगा तो ये प्लस ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जब ये -1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज के वी मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो वी मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट प्लस और 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सो मैंने क्या रिज्यूम किया है कि ये जो वैल्यू है जब ये +1 होगी ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसको मैंने वी मैक्सिमम कह दिया। और ये जब मिनिमम होगा इसको मैं वी मिनिमम कह देता हूँ। ये वी मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। ये इस केस में वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट प्लस इंटू 1 माइनस रिफ्लेक्शन। तो मैंने फाइंड कर लिया है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी और मिनिमम इतनी होगी। इन दोनों का अगर आप रेशियो फाइंड करें, वी मैक्सिमम बाय ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। नाउ ये जो रेशियो आपके पास आई है वी मैक्सिमम बाय वी मिनिमम, इसको हम कहते हैं VSWR, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करना था। So what is VSWR? It is the ratio of maximum voltage at any point on the transmission line divided by minimum voltage at any point on the transmission line। और हमने ये फाइंड कर लिया कि VSWR जो है it is related to the reflection coefficient and that is related to the magnitude of the reflection coefficient। इसका मतलब है कि VSWR जो है ये एक रियल नंबर होगा। सो हमें VSWR अगर फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। और अगर हमें VSWR पता हो तो हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके अगर आप कहें कि मैंने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो दैट विल बी VSWR -1 डिवाइडेड बाय VSWR +1। नाउ द सेम वे जिस तरह रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमें बताता है कि हमारा सर्किट मैच है या मिसमैच, तो
रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है, वी ऑलरेडी नो कि इसका मैग्नीट्यूड 0 से लेकर 1 की रेंज में वेरी करेगा। जब ये 0 होगा, लेट्स फाइंड आउट कि पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या वीएसडब्ल्यूआर से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सर्किट मैच है या मिसमैच। जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होगा, इसका मतलब है कि नो रिफ्लेक्शन मीन कि हमारा सर्किट मैच है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि वीएसडब्ल्यूआर की वैल्यू 1 हो गई। तो वीएसडब्ल्यूआर की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि हमारा सर्किट परफेक्टली मैच, और जितना ये 1 के करीब करीब होगा, इसका मतलब है कि हमारा सर्किट मैच के करीब करीब। जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वीएसडब्ल्यूआर की वैल्यू जो होगी वो 1 के करीब नहीं होगी, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से जितनी ज्यादा होती जाएगी, वीएसडब्ल्यूआर भी ज्यादा होता जाएगा। और एक्सट्रीम केस क्या होगा कि जब हमारा सर्किट टोटली मिसमैच, इट मीन्स के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड जब 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर होगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 से इन्फिनिटी, तो वीएसडब्ल्यूआर जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इट मीन्स कि वीएसडब्ल्यूआर जो है, इट वेरीज इन दिस इंटरवल। 1 का मतलब है सर्किट मैच है, और जितना ये ज्यादा होता जाएगा, और एक्सट्रीम केस क्या है कि अगर इन्फिनिटी का मतलब है कि हमारा सर्किट टोटली मिसमैच, लोड को कुछ भी नहीं मिल रहा, ऑल ऑफ द पावर इज रिफ्लेक्टेड बैक। सो इन अदर वर्ड्स, हमने 3 पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया है कि एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, एक हमने रिटर्न लॉस को भी डिस्कस कर लिया है, और एक हमने वीएसडब्ल्यूआर को भी डिस्कस कर लिया है। ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स can tell us, their values can indicate whether our circuit is matched or unmatched. तो हमारे सर्किट की इम्पिडेंस मिसमैचिंग का हमें इनकी वैल्यू से इजीली पता चल सकता है। ठीक हो गया? I have only 7 minutes, so let's discuss one more topic, and that is related to जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया है, इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करने लगा हूं। वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को अब तक जो हमने डिफाइन किया हुआ है, हमने इस तरह डिफाइन किया था कि वी नॉट माइनस डिवाइडेड बाय वी नॉट प्लस था, और जिसको हमने फाइंड किया था कि जेड एल माइनस जेड नॉट जेड एल प्लस जेड नॉट के बराबर आया था, और इसको मैंने कह दिया था कि ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। बट दिस इज वन स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ और एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करूं, एक्चुअली वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे इसको मेजर कर रहे हैं। एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, इसकी जो वैल्यू होगी वो पोजीशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, पोजीशन पे डिपेंड करेगी। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये पोजीशन के साथ तो ताल्लुक है ही नहीं, इसमें तो हमने जेड कहीं भी नजर नहीं आ रहा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, इट शुड बी फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब वो किस तरह होगा, और उसका इसके साथ क्या ताल्लुक होगा, जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। हमने जो जनरल डेफिनेशन की थी वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, वो ये की थी कि इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वोल्टेज। अब रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वोल्टेज, ये इसकी आप कह सकते हैं कि जनरलाइज डेफिनेशन में कर रहा हूं। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी नॉट माइनस ई प्लस जे बीटा जेड। और इंसिडेंट वोल्टेज को हमने किस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है? वी नॉट प्लस ई पावर माइनस जे बीटा। ठीक हो? तो मैंने क्या किया, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव की मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, और इंसिडेंट तो ये आ गया।
अब इसको आप देखें कि मैं इसको लिख सकता हूँ v नॉट माइनस बाई v नॉट प्लस, और इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो यू गेट e प्लस जे 2 बीटा जेड। एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास z आ गया है। इसका मतलब है कि ये जो इसकी रेशियो से जो नंबर आएगा जिसको मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कह रहा हूँ, इट शुड बी फंक्शन ऑफ z, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। नाउ अगर अब देखें, मैं इसकी तरफ आ रहा हूं कि जो पहले हमने डिफाइन किया था, अगर मैं z को जीरो ले लूं, z को जीरो ले लूं, तो फिर इससे क्या रिजल्ट आएगा, v नॉट माइनस डिवाइडेड बाय v नॉट प्लस, विच इज द सेम थिंग जो कि हम पहले यूज कर रहे थे। एंड नाउ इट इज एन इंडिकेशन कि पहले जब मैं सिंपली गैमा लिख रहा था और इसको इसके बराबर ले रहा था, एक्चुअली वो गैमा मैं किस जगह पे मैं कैलकुलेट कर रहा था, एट दिस पोजीशन जहां पे z की वैल्यू जीरो थी। So when you use this thing only, it means this is the reflection coefficient which is valid only at this position. And because ये हमारी लोड पोजीशन है तो इसको मैं लोड पोजीशन भी कह सकता हूँ। तो अब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि ये जो रिजल्ट है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं गैमा जीरो कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि गैमा एट एनी पोजीशन must be equal to the value of gamma at zero position into E plus J2 beta Z. Now, another thing is, हम इसको in term of Z इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ट्रांसमिशन लाइन को along Z axis represent किया हुआ है। But from transmission line perspective, जो उसका फिजिकल पैरामीटर है वो उसकी लेंथ है, जिसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया हुआ था। So I will be interested कि in terms of L इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, and because अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको in terms of L अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि gamma in terms of L will be equal to gamma at zero, और यहाँ पे प्लस Z की जगह मैं क्या लिखूंगा, Z इक्वल टू माइनस से लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा e पावर minus j to beta n. So now this is a more general expression for voltage reflection coefficient in terms of the length of the transmission line. So एक तो चीज हमारे पास ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगा सिंपली इक्वल टू दिस, व्हिच मींस कि इररिस्पेक्टिव कि L की क्या वैल्यू है, चाहे मैं इसको यहाँ मैयर करूँ, यहाँ मैयर करूँ, किसी भी जगह पे अगर मैं मैयर करूँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड को, वो मैग्नीट्यूड वही होगा जो मुझे इस पोजीशन पे मिलेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो फिर क्या चीज चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रहा है, क्योंकि एल जब चेंज होगा तो ये फैक्टर चेंज होगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसका फेज जो है वो चेंज होगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। Now we are almost at the end of this session. I will upload maybe 20 minutes lecture, एक topic रह गया है that I want to include in the midterm exam. तो वो lecture मैं record करके upload कर दूंगा. So your midterm exam will consist of this, यहाँ जो topic मैं final पढ़ाऊंगा वहाँ तक included होगा, ठीक है? So that's it for today. Thank you very much. If you have any question, you can post your question on Google Classroom. Okay. Thank you very much. Allah Hafiz. Love you, sir.